साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से पूर्ण प्लेटफॉर्म। साथियों, मैं हूं डॉक्टर अमरीक और मैं आपको आज हम लोग रामचंद्र का हिंदी साहित्य का आदिकाल का पार्ट 1। अगर आपने पार्ट 1 नहीं पढ़ा है तो आपको जानिए रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल में क्या क्या चीजें की, खास के दिन क्या नए परिवर्तन, क्या नए बदलाव किए और कितने भागों में विभाजित। कल की क्लास में मैंने जहां तक आपको पढ़ाया था, आगे ये क्लास है, दोनों क्लास आपके लिए। एक तो आपको किसी खासकार खास ग्रंथ पढ़ना है, क्या जाएगी आपके, और दूसरा जो सबसे खास बात कि हमें इतिहास ग्रंथ पढ़ने हैं और उसमें ताकि यह भी। चलिए शुरू। साथियों, कल हम लोगों ने बात किया था रामचंद्र। आप सब एक बार मुझे बता दीजिए, आवाज आ रही। रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने प्रकरणों में विभक्त किया है आदिकाल, यानी रामचंद्र आदिकाल को कितने प्रकरणों में किया है, ये आप कमेंट करके मुझे बता दें, फिर हम बात को आगे आगे जाएंगे। इस बार हमें तुरंत आप बता दीजिए। चलिए, फटाफट बता दीजिए कितने प्रकरणों में इतिहास को विभाजित किया गया है आदिकाल में। फटाफट शुरू करते हैं। एक बार आप सब मुझे बता दीजिए कि आवाज आ रही है, वीडियो चल रहा है, बात हम आगे शुरू कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बात को शुरू। रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास में आदिकाल को 4 प्रकरणों में कल हम लोगों ने, अब हम इनके कथनों से आगे बात को शुरू। ठीक है, आज का सबसे पहला और महत्वपूर्ण, रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने कालखंडों में विभक्त किया है और कितने वर्षों के कालखंडों, वहां पर शुक्ल है हिंदी साहित्य के इतिहास के इतिहास के 900 वर्षों कालखंड कालखंड 4 कालों में विभक्त कर सकते। कहा कि भाई हम पूरे कालखंड 4 भागों में विभक्त कर सकते हैं, पूरे इतिहास को। आदिकाल की बात उन्होंने, पूरे कालखंड को उन्होंने कहा कि हम 4 खंडों
अब उन्होंने आदिकाल को कितने समय से कितने समय तक मांगा है? 1050 से 1100 संवत। आदिकाल की समय, उन्होंने आदिकाल की समय सीमा क्या रखी? 1050 से 1300। एक बार आप सब बता दीजिए कि नोटिफिकेशन आप सबको गया था कि नहीं गया था? एक बार आप सब बता दीजिए, पर मैसेज नहीं आता है। आगे बढ़, अब जी का एक और कथन लेते हैं। वो क्या लिखते हैं? यद्यपि इन कालों की रचनाओं की विशेष प्रवृत्ति, यद्यपि इन कालों की रचनाओं की रचनाओं की विशेष प्रवृत्ति के विशेष प्रवृत्ति के अनुसार ही इनका नामकरण किया गया है। किया गया है। पर यह न समझना चाहिए, चाहिए कि किसी विशेष काल में और प्रकार की, चाहिए कि काल में और प्रकार की रचनाएं नहीं है। समझ गए? तो इस बात की तरफ वो कहते हैं, ठीक है, ये एक महत्वपूर्ण, कल मैंने आपको बताया था कि रामचंद्र साहित्यिक इतिहास में आदिकाल के नामकरण के लिए 12 रचनाओं का उल्लेख, जिसमें से उन्होंने 3 रचनाओं को स्वयं कह दिया, भैया ये रचनाएं वीर गाथात्मक नहीं है। उसी कथन की पुष्टि में वो कह रहे हैं कि हमने जिस रचना का, जिस भी काल का वर्णन किया, अगर उसमें प्रवृत्ति नहीं भी है, तब भी हम उसको उस काल से अलग नहीं कर सकते। हम उस काल से अलग नहीं कर सकते।
भाई बच्चों को कैसे मालूम चलेगा कि लाइव क्लास चल रही है? आप लोग नोट चलिए इस पे अलग से एक वीडियो, दूसरे कथन की तरफ चलते हैं। अब बात करते हैं कि शुक्ल जी ने आदिकाल का जो प्रकरण 1 है उसमें क्या-क्या बातें कही। प्रकरण 1, प्रकरण 1 पर बात करते हैं। प्रकरण 1 में प्राकृत की अंतिम अभ्रंश अवस्था से ही का का आविर्भाव माना, आविर्भाव कि यहां पर जब हिंदी साहित्य के इतिहास में आदिकाल के आविर्भाव की बात होती है या हिंदी साहित्य की शुरुआत की बात होती है तो कहां से मानना चाहिए? जैसे झारखंड पीजी बार प्रश्न पूछ किया गया था कि हिंदी बात वास्तविक कहां से हुई, और उसने कालखंड न देकर प्रश्न पूछा था भाषा के स्तर, तो अपभ्रंश उसका सही। और कई बार शताब्दी में पूछ लेता है, छठी शताब्दी, सातवीं शताब्दी, शताब्दी। तो अगर इस तरह का भी कंफ्यूजन रहे तो आप छठवीं शताब्दी मान, और रामचंद्र शुक्ल भी काफी कुछ इसी की तरफ इशारा करते हुए इस बात को लिखते हैं कि प्राकृत की अंतिम अभ्रंश अवस्था से हिंदी का आविर्भाव माना जा सकता है। और आवाज बहुत धीमी। ठीक है, अब बताइएगा। चलिए, इसके आगे लिखते हैं, उस समय जैसे गाथा कहने से प्राकृत का बोध होता था, समय जैसे गाथा कहने प्राकृत प्राकृत का बोध होता था, वैसे ही दोहा या दूहा कहने
पक्का। अपभ्रंश या प्रचलित काव्य पद्य समझा जाता था। क्या? प्रचलित काव्य भाषा का था, जाता था। ये भी बहुत महत्वपूर्ण कथन है। ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और कथन लेते हैं। अपभ्रंश या प्राकृत भाषा हिंदी के पद्यों का प्राकृत भाषा हिंदी यहां प्राकृत भाष शब्द का प्रयोग बार बार किया गया है। तो प्राकृत भाष शब्द का प्रयोग समझिएगा, प्राकृत भाष से उनका क्या तात्पर्य। प्राकृत भाष हिंदी के पद्यों का सबसे पुराना पता तांत्रिक और योग मार्गी तांत्रिक और योगी मार्गी बौद्ध या इसे योग मार्गी भी कह सकते हैं। मार्गी बौद्धों योग मार्गी बौद्धों की सांप्रदायिक रचनाओं के भीतर सांप्रदायिक रचनाओं के विक्रम की 7वीं शताब्दी के अंत में लगता है। तो साथियों, हम लोग रामचंद्र शुक्ल का आदिकाल पर क्या दृष्टिकोण है, इससे संबंधित चीजों को आज हम लोग यहां पर पढ़ रहे हैं। और आगे उन्होंने कहा कि अपभ्रंश या प्राकृत भाष हिंदी शब्द का प्रयोग बार बार करते हैं। अच्छा, चलिए, एक ये कथन हो गया प्राकृत भाष हिंदी। यहां पर ये शब्द आप ध्यान रखिएगा, अपभ्रंश अगर कहीं पर शुक्ल नहीं लिखा है तो अपभ्रंश कहने का उनका मतलब है प्राकृत भाष।
प्राकृत भाष और अभ्रंश ये दोनों एक ही चीजें हैं शुक्ल की। तो अगर ये कहीं भी आता है, इसको आप दोनों को एक का कि उन्होंने दोनों के बदले इसका प्रयोग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहां एक प्रश्न शुक्ल जी ने इतिहास की दृष्टि से किस राजा के शासन काल से किस राजा के शासन काल तक माना है, ये पूछा गया, ये बताया है। तो इसे नोट कर लेते हैं। आदिकाल संवत 1050 से 1375 अर्थात आदिकाल से 10 अर्थात राजा, बताइए किसके शासन काल से किसके शासन काल तक रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के आदिकाल समय निर्धारित। महाराजा भोज के समय से लेकर समय से लेकर हमीर देव के समय से लेकर हमीर देव के समय यानी महाराजा भोज से लेकर हमीर देव के समय के कुछ तक कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र का है। ये भी इंपॉर्टेंट कथन। कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र का है। ये भी इंपॉर्टेंट कथन, ये भी आप सब याद रखिए। आदिकाल के आरंभिक 150 वर्षों में रचना की आदिकाल 50 वर्षों प्रवृत्ति का निश्चय नहीं होता है। है अब उन्होंने कौन कौन सी प्रवृत्तियों की बात की है? धर्म, श्रृंगार, सभी प्रकार की रचनाएं दोहों में हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है। जैसे उन्होंने ये बताया कि भाई ये पूरा समय तो बीत गया। सीमा जी स्वागत है, मंजू गुप्ता, अरुणदीप जी, पूनम, वर्षा, संगीता, अमृता, सीमा, परमिला, विनीता, एसके और भी कई साथी आए हैं। सबका स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और खूब पढ़ में क्या क्या आपने थॉट्स रखे, क्या क्या अपनी बातें रखी। तो आदिकाल के आरंभिक 150
50 वर्षों में किसी विशेष प्रवृत्ति का निश्चय होता है। धर्मनीति, संचार, वीर संस्कार की रचनाएं दोहों में मिलती। शुक्ल जी इस बात की तरफ हमारा ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं कि ज्यादातर रचनाएं दोहों में लिखी और आदिकाल में आप किसी एक चीज या कुछ महत्वपूर्ण प्रवृत्तियों को अलग नहीं कर सकते, जबकि वो अपनी ही बात से कहीं ना कहीं मुकर रहे हैं। वो प्रवृत्ति की तरफ इशारा करते हैं और बीज गाथा काल इसको नाम दे देते। ये कथन जो है काफी महत्वपूर्ण। ठीक है, चलिए एक और महत्वपूर्ण कथन लेते हैं। एक और महत्वपूर्ण कथन लेते हैं। मुसलमानों की चढ़ाइयों के आरंभ के साथ हिंदी मुसलमानों की चढ़ाइयों का तात्पर्य है कि भारत पर जब मुस्लिम आक्रांताओं का आक्रमण होता, हिंदी साहित्य में एक विशेष प्रवृत्ति साहित्य प्रवृत्ति राष्ट्र जन्म हो, ये भी बहुत महत्वपूर्ण। देखिए शुक्ल जी ये बात बार बार करते हैं। देखिए भक्तिकाल का जब हम नामकरण देखेंगे, भक्तिकाल की स्थिति देखेंगे, तो वहां पर भी शुक्ल जी यही बात कहते हैं। तथा क्या नाम है, सुबोधिनी जी, पूजा ओझा, मीना चौधरी और बिंदु, चलिए सबका स्वागत है। तो वही बात वो कहते हैं कि भैया मुसलमान भारत में नहीं आए होते तो भारत की स्थिति और होती। मुसलमान भारत में आए तो भारत में भक्ति का उदय हो गया। आदिकाल में वो कह रहे हैं कि अगर मुसलमान भारत में नहीं आए होते और मुस्लिम आक्रांताओं का आक्रमण भारत में नहीं होता तो आदिकाल में एक विशेष प्रकार का जो काव्य है रासो काव्य का जन्म ही। तो रासो काव्य के जन्म के पीछे मुसलमानों के आक्रमण को कौन रख रहा है? तो आचार्य रामचंद्र। परमिला जी क्या कह रही भाई, क्या रिप्लाई करें? ये आपने नोट कर लिया। एक और महत्वपूर्ण कथन है। राजाश्रित कवि और चारण जिस प्रकार नीति, राजाश्रित और चारण यहां इस चीज बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट। देखिए जितने भी कवि हैं वो आश्रयदाता हैं आजकल के, और ज्यादातर कौन है? चारण है। श्रृंगार आदि के फुटकल दोहे राजसभाओं में सुनाते थे। श्रृंगार आदि के फुटकल दोहे राजसभाओं में आया करते। ये तो सही बात है कि आदिकाल में
अगर आप अपनी आंखों को बंद करें और महसूस करें कि आप किसी राज दरबार में बैठे हुए और क्या चल रहा है, तो सीमा जी वहां क्या चल रहा है कि बढ़िया राजा बैठे हुए हैं और एकदम स्टाइल में कह रहे हैं, और कवि क्या कर रहा है, वो एक दोहा, दो दोहा, तीन दोहा, राजा को नहीं पसंद आया तो और दो तीन दोहा सुनाया पड़ा है, सुनाए जा रहा है। तो राजसरद का स्वभाव में माया करते राजाओं के पराक्रम पूर्ण चरित्रों का कार अपने आश्रयदाता राजाओं के पराक्रम राजाओं के पराक्रम पूर्ण चरित्रों या गाथाओं पराक्रम चरित्रों या गाथाओं का वर्णन भी किया करते थे। किया करते थे। यही प्रबंध परंपरा रासों के नाम से जानी जाती है। रासों जानी जाती है। जिसे लक्ष्य करके हमने लक्ष्य करके लक्ष्य गाथा काल शुक्ल जी इस बात की तरफ गौर करते हैं शुक्ल जी इस बात की तरफ गौर करते हैं और बताते हैं कि हमने किसी का नाम क्यों रखा वीर गाथा। अब आपने किसी का नाम अगर रखा होगा अपने जीवन काल में तो कुछ न कुछ सोच कर नाम रखा। आपने अपने प्रेमी का नाम रखा, अपने पति का नाम रखा, या अपने पत्नी का नाम रखा, अपनी प्रेमिका का नाम रखा, अपने बच्चे का नाम रखा, अपने कुत्ते का नाम रखा, किसी का भी नाम आपने रखा होगा तो नाम रखते समय आपने वजह अपने दिमाग में रखी। तो शुक्ल जी ने आदिकाल का नामकरण करते समय अपने दिमाग में कौन सी वजह रखी है, इसको उन्होंने इस कथन में उतारा है। वो कहते हैं कि राजाश्रित कवि और चारण जिस प्रकार नीति का राज के फल दोहे राजसभाओं में सुनाया करते थे। आदिकाल का माहौल था, राजा बैठे रहते थे, कवि आ जाते थे दरबार में और क्या करते थे, फुटकल दोहे सुनाते थे। यानी कोई प्रबंध काव्य नहीं सुनाते थे कि रामचरितमानस आके सुनाने लगे, पृथ्वीराज रासो सुनाने लगे। ऐसे छोटे छोटे कविताएं, छोटे छोटे फुटकल दोहे आके सुनाते थे जिससे राजा का मनोरंजन। उसी प्रकार अपने आश्रयदाता राजाओं के पराक्रमपूर्ण चरित्रों और गाथाओं का वर्णन भी किया करते थे और जिसके दरबार में रहते थे राजा को खुश करने के लिए दो चार दोहे राजा के पराक्रम पर भी सुना देते थे कि हमारे राजा इतने बलशाली हैं, इतने विवेकशील हैं। चाहे राजा एकदम बेवकूफ हो, चाहे राजा के अंदर कोई गुण न हो, लेकिन राजा कहते थे अरे राजा आपकी क्या बात है। मतलब बगल वाली जो सीमा है ना, वहां एक राजकुमारी है, वो आपके ऊपर
पर मर मिटती है और वो आपसे बहुत प्रेम करती है, लेकिन उसका पिता जो है वो आपसे विवाह नहीं करने देना। अच्छा, ऐसी बात है। और राजा ने कुछ देखा न सोचा और कहा सेना तैयार करो, और सेना तैयार किए और उस राज्य के ऊपर चढ़ाई कर दिए, युद्ध किए। और विवाह भी 8 प्रकार का होता था, जिसमें आदिकाल में जो अपहरण विवाह भी था, असुर विवाह भी था, जबरदस्ती विवाह करके उठा ले आते। अगर आप पृथ्वीराज रासो पढ़िए तो पृथ्वीराज रासो में भी यही देखने के लिए मिलता है कि जयचंद नहीं चाहता था कि उसकी पुत्री का विवाह पृथ्वीराज से हो, लेकिन पृथ्वीराज क्या करता है, जबरदस्ती राज्य पर जाता है और चोरी से चुपके से वेश बदलकर लेकर चला आता है, जबकि 2 वीर सरदार उसमें और कई सैनिक उसमें मारे जाते। तो बस यही बात यहां कही गई है कि राजसभाओं में अपने आश्रयदाता जिसके आश्रय में रहते थे उनके पराक्रम पूर्ण चरित्रों और गाथाओं का वर्णन वो करते थे। और यही प्रबंध परंपरा, तो जिसमें राजाओं की गाथाओं का वर्णन किया गया और गाथाओं का वर्णन किया गया और गाथाएं बहुत बड़ी हो गई। जब गाथाएं बड़ी हो गई तो क्या हो गया, उसी को रासो नाम दिया गया और उसी रासो को ही टारगेट करके, उसी रासो को आधार बनाकर उन्होंने इसका नाम वीर। तो भले आप किसी का नाम रखते हैं तो उसके अंदर 20 प्रवृत्तियां रहती हैं, लेकिन आप किसी एक प्रवृत्ति को प्रमुख आधार बनाकर उसका नाम रख देते हैं तो भी ठीक है। तो बोधिनी देवी जी, समझ में आ गया इस कथन के विषय में जो मैंने आपको बताया, शुक्ल जी ने क्या अपनी धारणा दी थी। और भाषा अभ्रंश अर्थात प्राकृत, आदिकाल की भाषा अभ्रंश। प्राकृत भाष, प्राकृत की रूढ़ियों में बहुत कुछ बद्ध है। बद्ध। देखिए, भाषा का क्या होता है। हाँ, कि आदिकाल के राजा बर्बाद हो गए। हाँ, एकदम बर्बाद हो गए। उनके सामने केवल 2 ही चीजें थी, एक तो युद्ध था और युद्ध के लिए कारण थे। पहला कारण था स्त्री और दूसरा कारण क्या था, मतलब आदिकाल आप देखिए तो कितना डायनेमिक है, इतना ज्यादा डाइवर्सिटी है आदिकाल में। आदिकाल में सिद्धों को देखिए तो नारी से उनको बहुत प्रेम है। वो कहते हैं कि अगर आप ईश्वर से मिलना चाहते हैं और सिद्ध बनना चाहते हैं तो नारियों के साथ संबंध रखिए, भोग करिए। नाथ करें ना 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 ना, नारियों से एकदम दूर रहिए, एकदम उसके पास रहिए। उसके लिए तो जैसे वो विधानसभा उसमें संसद में नहीं कहते हैं, इसके लिए तो जान दे देंगे। समय के राजा कह रहे इसके लिए जान दे देंगे, चांद पर एकदम लड़कर चले जा रहे हैं युद्ध। एक तो राज्य का विस्तार और दूसरा स्त्रियों का हरण, और इन सब में स्त्री एक वस्तु की तरीके से यहां से वहां से वहां जा रही है। ये काल जो है इस रूप में हम देख सकते हैं। ठीक है, तो इसी समय मुस्लिमों का भी आक्रमण हो गया था। तो यहां बात कर रहे हैं कि हिंदी काल की भाषा अभ्रंश अर्थात प्राकृत भाषा, प्राकृत की बहुत कुछ बद्ध थी। यहां पर बता रहे हैं कि प्राकृत
जब आप भाषा का विकास देखते हैं तो पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अपभ्रंश से पहले प्राकृत। जैसे आज की जो भाषा है, आज की जो भाषा है, मान लीजिए हम खड़ी बोली, लेकिन खड़ी बोली में भी कुछ अन्य भाषाओं का पुट रहता है। जैसे मान लीजिए आप ब्रज बात करें तो खड़ी बोली का पुट रहेगा। मान लीजिए आप अवधी बात करें, अवधी में भी खड़ी बोली का पुट रहेगा। कहने का मतलब ये है कि आप कभी भी स्टैंडर्ड लैंग्वेज को नहीं छोड़ सकते। जैसे आज हमारे लिए अंग्रेजी इतनी बुरी स्थिति बन गई है कि हम एक सेंटेंस भी बोलें तो बड़ा ध्यान रखना पड़ता है कि उसमें अंग्रेजी के शब्द ना आए। लेकिन अगर हम ध्यान नहीं रखते हैं तो अंग्रेजी के शब्द आ जाते हैं। तो इसी तरीके से अपभ्रंश के समय में प्राकृत भाषा एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज हुआ करती, ठीक है, एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज हुआ करती थी। और इसी वजह से यहां पर यह बात कही गई है रामचंद्र। ठीक है, नेक्स्ट कथन और बढ़ते हैं। अपभ्रंश की परंपरा 15वीं शताब्दी के मध्य तक, अपभ्रंश शताब्दी तक ठीक है। यहाँ एक और प्रश्न पूछा जा सकता है कि रामचंद्र अपभ्रंश की परंपरा कब तक मानते। विद्यापति को रामचंद्र शुक्ल ने दो प्रकरणों में, कल मैंने बताया था कमेंट करके, कल जितने भी लोगों ने क्लास देखा था वो निश्चित तौर पर इसका सही जवाब दे दें कि रामचंद्र शुक्ल ने विद्यापति को किन किन प्रकरणों में व्याख्या की। जल्दी से कमेंट करके बताइए, जितने लोग भी देख रहे हैं। वर्षा जी आ गई हैं, सुबोधनी, अंशो, सीमा, मीना, संगीता, बहुत सारे लोग हैं, जल्दी से बताइए। अच्छा सर, मैंने गुजरात में सुनारों की दुकान पर, देखिए ऐसा ही है, अपभ्रंश का जो क्षेत्र था और जो ये वीर गाथात्मक गीत लिखे, ये ज्यादातर इनका प्रभाव पश्चिम में, यानी इनकी शुरुआत जो थी वो राजस्थान से लेकर गुजरात तक। और यहां पर दूसरी बात समझिए, नाथों का भी विस्तार जो था आदिकाल में वह भी राजस्थान से लेकर गुजरात। और ज्यादातर जो वीर गाथात्मक काव्य हैं आदिकाल के, रासो ग्रंथों की जो परंपरा है, उनकी कथाएं हैं, वो यहीं की। उत्तर भारत में एक ग्रंथ मिलता है जो आल्हा खंड के नाम से जाना जाता है, बाकी ज्यादातर जो काव्य हैं उनकी कथाएं जो हैं इधर से ही। अमृता जी ने जवाब दिया है दूसरे और चौथे प्रकरण। चलिए एकदम सही बात है। जब दूसरा प्रकरण की बात करते हैं तो पहले प्रकरण में सामान्य परिचय दिया है आदि का, प्रकरण दो में उन्होंने अपभ्रंश काव्य का परिचय, और अपभ्रंश काव्य के अंतर्गत एक बार विद्यापति की दो रचनाओं का चर्चा को लाया है, और फिर जब चौथा आता है जिसमें फुटकल पद को रखा है, और फुटकल पदों के अंतर्गत जो है उन्होंने विद्यापति को दोबारा जगह, ठीक है, एक में नहीं दिया है अरुणदीप जी, एक में नहीं, एक में नहीं, एक में सामान्य परिचय। चलिए, तो पुरानी अपभ्रंश भाषा का और बोलचाल की देसी भाषा का पुरानी अपभ्रंश भाषा का चाल की पुरानी अपभ्रंश भाषा का और बोलचाल की भाषा का
यहाँ एक शब्द देसी भाषा। देशी भाषा का विद्यापति ने दोनों भाषा का भेद स्पष्ट करते हुए कहा है। विद्यापति भाषाओं का ये बात बहुत महत्वपूर्ण। सर मेरा एक बार मैसेज पढ़ लीजिए। रेणु जी, मैं आपका मैसेज पढ़ रहा हूँ। क्या है सर? इंग्लिश और भूगोल है क्या? मैं टीचर धूमधाम से एलिजिबल है, खूब तैयारी करिए, कामना है आपका चयन भी हो। बीएड से हमारा कोई लेना देना नहीं होता है, सारा लेना देना ग्रेजुएशन से। ठीक है, एकदम मौज करिए, फॉर्म भरिए, आप एकदम योग्य। कुछ वैकेंसीज होती हैं जिसमें अलग से इंक्लूड किया जाता है कि भाई बीएड में भी टीचिंग चाहिए, लेकिन वो वैकेंसियां नगण्य हैं। टीजी में एलटी ग्रेड जेआईसी प्रवक्ता में इस तरह से कोई बात नहीं। तो विद्यापति दोनों भाषाओं का भेद स्पष्ट करते हुए लिखा है, देसिल बाना सब जन मिठा, बना सब जन मिठा। अब आप सबको कमेंट करके बताना है यह पंक्ति उन्होंने किस रचना, किस काव्य में कही। ते तैसन जपो, तैसन जपो अवहट्टा। मैंने आदिकाल पढ़ाते समय आप सबको ये बताया था, जो सही जवाब दे देगा मैं ये मानूंगा कि वो कंसंट्रेट होके पढ़ता है। अगर आप सही जवाब दे देते हैं इसका, तो इसका मतलब ये होगा कि आप कंसंट्रेट होके पढ़ते हैं, और नहीं तो आप मौज करने के लिए पढ़ते हैं। चलिए दिमाग लगाइए, फटाफट बताइए। देसिल बाना सबजन मिठा, ये तैसन जपौ अवहट्टा, यह बात विद्यापति ने किस रचना में कही है? बहुत ही आसान सा प्रश्न, बहुत ही आसान सा प्रश्न। कुछ लोग कीर्तिरता बता रहे हैं। सही है, बढ़िया। देखिए यहां पर एक चीज और आपको बताना है कि देसिल बाना का अर्थ क्या होता है। विद्यापति की बात करें तो विद्यापति ने जब यह बात लिखी है, कान्हा हेरल छल मन बण साध, कान्हा हेरति भेलत ए परमाद, तब धरि अबुधि सुकुति हो नारी, कही सुनी कछु बुझाए न पारी। अब यहां पर मैथिली साहित्य में उन्होंने, विद्यापति ने, बहुत सारे लोगों ने विद्यापति तुलना शेक्सपियर से भी की। उनकी कविताओं को आप पढ़ें, जी भी उससे बहुत प्रसन्न हो गए।
कैसव जोवन दुहु मिल गेल, सवनक पथ दुहु लोचन लेल। वचनक चातुर लहु लहु हास, धरिए चांद कैल परगास। और मुकुर हाथ लय करे सिंगार, और सखी कैसे सूरत बिहार। निर्जन उरज हे रई कत बेरी, निर्जन हजरत हररत कत बेरी। अब बिहु से ही आपन पयोधर हेरी। माधव ई नहीं उचित विचार, जनक एह निधनि काम कला सनिक करु बे विचार। विद्यापति पे बहुत आरोप लगा। विद्यापति ने कहीं भी जो भी रचना की है, उन्होंने हमेशा इसके लिए देशी बना, मतलब उन्होंने देसी भाष की। मैं देसी आदमी हूं और मैं देसी में ही लिखता हूं। उन्होंने देसी भाषा की बात की कि भैया मैं देसी व्यक्ति हूं और मैं जो लिखता हूं वह देसी भाषा में ही लिखता हूं। अपनी देसी भाषा वस्तुएं सामग्री रचनाओं का समावेश दूसरों और कलाओं को ध्यान में रखा गया है। इसीलिए इन्हें एक बात के अंतर्गत रखा गया, वैष्णव और शैव दो संप्रदाय। तो वैष्णव और शैव दोनों संप्रदायों के सेतु के रूप में इन्हें जाना जाता है कि दोनों संप्रदाय के सेतु हैं। दोनों संप्रदायों को इन्होंने बांधने का प्रयास किया। तो इन्होंने अभ्रंश से भिन्न प्रचलित बोलचाल की भाषा को अपभ्रंश प्रचलित चाल की देसी भाषा कहा है। ठीक है, ये याद रखिए। तो ये हो गया। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, जब से प्राकृत बोलचाल की भाषा न रह गई, प्राकृत चाल की भाषा न रह गई, तब से अभ्रंश साहित्य का अभ्रंश साहित्य आविर्भाव चाहिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं। जब तक भाषा बोलचाल के लिए प्रयुक्त होती चाल की देसी भाषा या भाषा
कहलाती रही। का नाम कब बदला? शुक्ल जी इसी की तरफ इशारा कर रहे हैं। साहित्य की भाषा बनने पर उसकी साहित्य भाषा बनने के उसके अपभ्रंश शब्द का आर लगा। ये भी एक महत्वपूर्ण कथन है, इंपॉर्टेंट कथन है। प्राकृत प्रकाश में अभ्रंश वरुरुचि के प्राकृत प्रकाश में अभ्रंश का उल्लेख नहीं मिलता। बाकी आप जानते ही कि अभ्रंश का पहला प्रयोग कहाँ होता है, तो आप सब मुझे कमेंट करके बता दीजिए इन्हें अभ्रंश का पहला प्रयोग कहाँ बताया है। वल्लभी के राजा धारसेन द्वितीय धारसेन का लेख पहल लेख। अब आपको बताना है कि किस सन में मिलता है। ये कई महत्वपूर्ण है, तो संवत उल्लेख 650 मिलता है। ये काफी महत्वपूर्ण फैक्ट है। संवत 990 में देवसेन 90 जैन ग्रंथकार हुए। देखिए देवसेन के विषय में भी लिखा है, जिन्होंने श्रावकाचार नामक पुस्तक श्रावकाचार नामक पुस्तक नामक दोहों में लिखी है। अभ्रंश का अभ्रंश का प्रचलित
मिलता है। जो जिण शासन भाषयऊ शासन भाषी यऊ यऊ तो मई कहयऊ सारू के भाषा का उदाहरण देते हुए बताते हैं कि उस समय जो भाषा थी, मतलब पहले वो देसी भाषा थी। जब लोग उसका साहित्य में प्रयोग करने लगे, तो वही आम बोलचाल की देसी भाषा अपभ्रंश हुई। यानी एक समय ऐसा था जो अपभ्रंश थी, वो साहित्यिक भाषा के रूप एक और महत्वपूर्ण आदिकाल में जितने चरित्र काव्य आख्यान काव्य लिखे, आदिकाल में काव्य काव्य आख्यान काव्य लिखे, अधिकतर में चौपाई दोहों की पद्धति दोहों चौपाई की यह भी एक महत्वपूर्ण कथन है। अब बौद्ध धर्म के विकृति पर, बौद्ध धर्म के विकृति पर का जो कथन बहुत महत्व, बौद्ध धर्म के विकृत होने पर क्या कथन लिखा है। बौद्ध धर्म विकृत होकर वज्रयान संप्रदाय के रूप, बौद्ध धर्म ज्ञान संप्रदाय देश के पूर्वी भागों में बहुत दिनों से चला आ रहा था। मैंने आपको बताया कि अगर आप बौद्धों की बात करें, सिद्धों की बात करें, तो भारत का पूर्वी क्षेत्र इनको लिए बहुत महत्व, पूर्वी क्षेत्रों पे इनका बहुत ज्यादा वर्चस्व, और नाथों का पश्चिमी बहुत ज्यादा विस्तार था। जैनों का भी पश्चिमी क्षेत्रों में अधिक विस्तार, और आलवारों और नैनारों का जो वर्चस्व था वो दक्षिणी भारत में। शैव का जो था वो भारत का जो उत्तरी क्षेत्र था, खास करके जो कश्मीरी क्षेत्र था, वहां इनका वर्चस्व, और भारत के उत्तरी क्षेत्र पर मुस्लिमों का वर्चस्व था। लेकिन धीरे धीरे रामानंद जब इधर आते हैं
तो वैष्णव और राम की परंपरा का इस प्रकार से भारत के चारों दिशाओं में इनका इस रूप में विस्तार देखने के लिए मिलता है। शुक्ल जी यही बात बता रहे हैं, चला रहा था। इन बौद्ध तांत्रिकों के बीच वामाचार अपनी चरम सीमा को पहुंचा। बौद्ध तांत्रिक बौद्ध तांत्रिकों के बीच वामाचार अब यहां एक प्रश्न आता है कि वामाचार क्या है। अपने चरम सीमा देखिए, हमारी हिंदू जो पद्धति या कोई भी धर्म, कोई भी ऐसा धर्म नहीं है जो चमत्कार पर विश्वास नहीं। ओशो कहते हैं कि आदमी एक मदारी के ऊपर विश्वास नहीं करता, लेकिन एक पादरी के ऊपर, एक पंडित जी जो पूजा कराते उनके ऊपर, और एक जो मौलवी जी हैं उनके ऊपर विश्वास कर लेता है। क्यों करता है? क्योंकि ये सब उस चमत्कार को विज्ञान नहीं कहते हैं, बाकी लोग उसे। अब अगर आप, मदारी भी बहुत सारे ऐसे काम करता है जिसमें आप चमत्कृत हो जाते हैं। एक जादूगर जो है, वो जादूगर क्या करता है, एक नोट से 50 नोट आपके सामने बना, एक रुमाल से कबूतर बना देता है। लेकिन आप ईश्वर नहीं मानते, उसे जादूगर मानते हैं और जानते हैं कि हाथ की सफाई है। लेकिन यही काम कोई मौलवी, कोई पंडित कर दे तो आप एकदम लगेगा कि यही ईश्वर है और आप सर्वस्व उसके सामने लुटा देंगे, पावर कर देंगे। और ये बात सभी धर्मों के आडंबर रचने वालों को मालूम, ये बात सबको मालूम थी। इसीलिए उन्होंने अपने धर्म का आधार भी चमत्कार को ही बनाया। बाबा जी हमको लड़का नहीं हो रहा, बाबा जी हमको बच्चा नहीं हो रहा। अरे लड़का नहीं हो रहा है, बच्चा नहीं हो रहा है, यार अपनी जांच कराओ, दवा कराओ। बाबा जी फायदा थोड़ी करेंगे। और हो गया, अरे बाबा जी ने मतलब आशीर्वाद दे दिया, बच्चा। अरे क्या है ये? किस समाज में जी रहे हो, किस बेवकूफी में जी रहे हो? ये समाज उस दौर में भी ऐसा था और आज भी बहुत कुछ वैसा ही है। और जब तक इस समाज में चमत्कार को पराश्रय दिया जाएगा, ऐसे सिद्ध युग आते रहेंगे और आपको बहकाते रहेंगे। तो वामाचार जो था इसी प्रकार का। और ये लोग क्या करते थे, कहते थे कि अगर आपको सिद्ध बनना है, अगर आपको सिद्ध बनना है तो फिर आप किसी स्त्री के साथ संसर्ग करें। जैसे आज आप क्या कहते हैं कि भाई ये अपनी सेटिंग है, ये अपनी गर्लफ्रेंड है, भाई तेरी भाभी है, बिना विवाह के। और उस समय सिद्ध भी ऐसे ही कहते थे, लेकिन उनकी भाषा कुछ और थी। वो कहते थे भाई ये तेरी योगिनी है, ये मेरी योगिनी है, मैं इसमें साधना करता हूं। इतना ज्यादा स्तर तक उन्होंने वामाचार को पहुंचा दिया कि जनता इससे त्रस्त हो, जनता इससे क्या हो गई, त्रस्त हो गई। और इसी बात को कह रहे हैं कि बौद्ध धर्म विकृत होकर, बौद्ध धर्म बौद्ध धर्म क्या हो गया था, विकृत हो गया था। और जब विकृत हुआ तो वज्रयान संप्रदाय के रूप में भागों में बहुत दिनों से चला रहा। इन बौद्ध तांत्रिकों के बीच वामाचार अपने चरम सीमा तक पहुंच, बहुत ज्यादा पहुंच। ये बिहार से लेकर असम तक फैले हुए। और ये सिर्फ बिहार से लेकर असम फैले हुए।
और ये क्या कहलाते थे? ये सिद्ध कहलाते थे। 84 सिद्धि। बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है आचार्य रामचंद्र। डर लगता है मुझे ही न पकड़ लें। कौन पकड़ लेगा? बाबाओं से एकदम दूर रहिए। और कोई बाबा जो चमत्कारी है उससे तो एकदम में दूर रहिए, लेकिन वो सबसे फ्रॉड है। जितने चमत्कारी बाबा हैं, आपका भाग्य कोई बाबा नहीं बदल सकता। आपका भाग्य आप स्वयं बदल सकते। जितने भी चमत्कारी बाबा हैं वो सब पाखंडी। चमत्कार जैसी कोई चीज नहीं। सब साधना है, ईश्वर है, वो व्यक्तिगत साधना है। आप स्वयं साधना करिए ईश्वर को, और आपको मिल। किसी के आवश्यकता नहीं है कि कोई राह दिखाएगा। गुरु राह दिखा सकता है, लेकिन गुरु मिला नहीं सकता है। मैं आपको हिंदी पढ़ा सकता हूं, लेकिन हिंदी का पेपर नहीं आउट करा सकता। ठीक वैसे ही वहां भी यही है। आगे बढ़ते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण कथन था शुक्ल। नेक्स्ट एक और कथन लेते हैं। सिद्ध अपने मत का संस्कार जनता पर डालने के लिए का संस्कार जनता पर डालने के लिए अपनी बानी संस्कृत रचनाओं के अतिरिक्त संस्कृत रचनाओं के अतिरिक्त अभ्रंश अभ्रंश मिश्रित देश भाषा या काव्य भाषा में भी काव्य भाषा बराबर समझिएगा। जैसे मैं दिल्ली में रहता हूं। दिल्ली की क्या स्थिति? व्यक्ति खुश है, प्यार में है, आराम से बातचीत कर रहा है तो हिंदी या अंग्रेजी में बात। यू नो, यस यस, आ ओके ओके, व्हाई नॉट, श्योर, ओह नो, इस तरह से बात करें। लेकिन अगर व्यक्ति गुस्से में है और नाराज है तो अंग्रेजी में बात। लड़ाई करेगा तो अंग्रेजी में बात। यानी जब अपने आप को प्रिविलेज्ड को महसूस करवाना होता है, और ये महसूस करवाना होता है कि तुम को मालूम नहीं है तुम किससे बात कर रहे हो, तो अपनी भाषा को अंग्रेजी में। तब क्या है भाई? सिद्धों ने भी यही काम किया। सिद्धों ने क्या काम किया? उन्होंने, उनको लगा कि यार तो ब्राह्मण है या जो हिंदुज्म है, तो लोगों को, जैसे आप पंडित जी आपके यहाँ पूजा कराने आए और एक भी मंत्र न पढ़े, तो आपको क्या लगेगा? यार कहाँ का पंडित उठा लाए हो, कुछ कोई नहीं करता है। अच्छा पंडित नहीं। और पंडित जी आए और उन्होंने तुरंत कहा
आनु भद्रः क्रतवः यन्तो विश्वतः अदबधादः सदमिदबधे आसन् प्रायुवः रक्षितारः दिवे दिवे या सृष्टिस्त्राष्टुवाद्यावहति विधिहुतं याः वीर्यः च होत्रिये द्वे कालं विधित्तः श्रुतिविषय गुणः या स्थितः व्याप्य विश्वं यामाहु सर्वबीज प्रकृतिरिति ययः प्राणवन्तः। अब उन्होंने अगर प्राणिनः प्राणवन्तः अगर कर दिया तो चार और जो गांव की महिलाएं, अरे पंडित जी या पूजा सुनाते हैं, अब हम भी मुन्नू के पापा से कहें अगली बार ये भी हमारे यहाँ है नए एज के, लेकिन एकदम मुस्कुराते रहते हैं, पूरा संस्कृत हैं और उसका हिंदी अर्थ बताते हैं। पंडित हो तो ऐसा होना चाहिए। प्रभाव पड़ गए, सिद्धों ने एकदम ही सारी चीजें समझ ली थी। तो हिंदुज्म है वो क्यों उसके पीछे लोग पागल थे। उन्होंने इसीलिए अपनी बात को समझाने के लिए और अपना प्रभाव जमाने के लिए पहला काम तो उन्होंने ये किया कि संस्कृत में भी थोड़ी बहुत रचनाओं और भाषा का प्रयोग, और संस्कृत के साथ साथ अभ्रंश मिश्रित देसी भाषा काव्य को भी वो अपनी रचना में रखते थे और सुनाते थे। तो बस यही कारण था कि सिद्धों से लोग आकर्षित हो जाते थे, सिद्धों की तरफ लोग खिंच के चले आते थे। आप देखिए, मैं तो अक्सर देखता रहता हूं, लोग कहते भी हैं यार बताइए लड़का इतना एकदम देखने में इतना बुरा लग रहा है, लड़की इतनी सुंदर है, भाई उसकी तपस्या तुमने नहीं देखी होगी, कितना उसने तपस्या किया होगा तब वो लड़की उसके साथ जा रही है। तुम तो देख रहे हो उसकी जीत ना, उसकी संघर्ष को तुमने नहीं देखा होगा कि बेचारे ने कितना ज्यादा संघर्ष किया होगा तब वो लड़की उसके साथ है। तो सिद्धों ने भी संघर्ष किया और इस भाषा के रूप में उन्होंने संघर्ष किया। तो सिद्ध अपने मत का संस्कार जनता पर डालने के लिए अपनी वाणी संस्कृत रचनाओं के अतिरिक्त अभ्रंश भाषा का काव्य भाषा में भी बराबर सुनाया करते थे। आचार्य रामचंद्र का तो कह रहे हैं, ठीक है भाई, पहले जब पढ़ते थे तो हमारी जवानी थी, अब बुढ़ापा है, 10 साल बाद फिर और बुढ़ापा आ जाएगा, तो बुढ़ापा आ रहा है, कितनी रौनक रहेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये कथन किसका है? ये भी कथन आपके रामचंद्र। सिद्धों की जो रचनाएं हैं उनका संग्रह किसने निकाला था? फटाफट कमेंट करके एक बार मुझे बता दीजिए। आप लोग भी कमेंट करते रहेंगे तो बढ़िया रहेगा, फटाफट बता दीजिए, जल्दी कमेंट करके बता दीजिए कि जो बौद्ध की रचनाओं का संग्रह है वो किस नाम से है, किसने निकाला था? बहुत महत्वपूर्ण, बौद्ध रचना का संग्रह ने किया था हर प्रसाद शास्त्री ने बौद्ध गान का नाम से किया था। ठीक है, चलिए यहां तक आप समझ गए, आगे बढ़ो। तो शुक्ल जी ने सबसे पुराना सिद्ध किसे माना है? तो सर सरह सरोज ब्रज या सराहपा को माना। ठीक है, ये यहां बताने वाली चीज नहीं। चलिए, वज्रयानियों की योगतंत्र साधनाओं में
वज्रयानियों की योग तंत्र साधनाओं में मध्य तथा स्त्रियों का विशेषतः स्त्रियों का विशेष विशेषतः डोमिनी रजकी आदि का अबाध सेवन आदि का विशेष सेवन आदि का अबाध न बाधा के साथ अबाध सेवन एक आवश्यक अंग एक आवश्यक अंग था। सिद्ध कढ़ापा डोमिनी का आह्वान कर यहाँ पर ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है, किस प्रकार से उसका आह्वान कर रहे हैं। क्या लिखते हैं? आह्वान क्या लिखते हैं? नगर बाहिरे डोंबी तुहरी कुड़िया छई नगर बाहिरे डोंबी डोंबी गीतिका इनकी रचना भी है। कुड़िया छई या छई कोई जाई सो बाह्य जाई बाह्य या और एक कथन महत्वपूर्ण वज्रयान से महास्वाद का प्रवर्तन महासुखवाद का प्रवर्तन होता है। प्रज्ञा और उपाय के योग से प्रज्ञा और उपाय के इन दोनों की महा
उपलब्धि मानी गई है। में रहस्य गुहा की प्रवृत्ति बढ़ती गई। में रहस्य की प्रवृत्ति बढ़ती गई। इसी कारण गुहा समाज या स्त्री समाज फैलने लगे। कौल कापालिक बद्रियानियों से कापालिक कापालिक अब बहुत ही महत्वपूर्ण याद रखिएगा, कई बार परीक्षा क्या कथन। गोरखनाथ के नाथ पंथ का मूल भी मैंने कल ही बताया था। आप सबको अब कमेंट करके बताना है कितने ऐसे नाथ पंथी पहले सिद्ध थे। नाम अगर न बता सके तो संख्या में कमेंट करिएगा, कितने ऐसे नाथ हैं तो पहले सिद्ध थे, ये कमेंट करिए। तो गोरखनाथ, गोरखनाथ के नाथ पंथ का मूल भी बौद्धों की यही बद्रियान शाखा है। शाखा है। कमेंट करिए फटाफट, बकैती बहुत चल रही है क्लास में, पढ़ाई लिखाई पे ध्यान ले आइए। गोरखनाथ के नाथ पंथ का मूल भी बौद्धों की यही बद्रियान शाखा है। 84 सिद्धों में शाखा है। 84 सिद्धों में गोरक्षपा गोरखनाथ गिन लिए गए। किंतु उन्होंने अपना मार्ग अलग बनाया था। मार्ग
अलग बनाया था, बहुत महत्वपूर्ण। तो संगीता जी ने कमेंट किया है जालंधर, गोरखनाथ, चरपटनाथ, नागार्जुन, यानी 1 2 3 4। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। देखिए ऐसे जब आप कमेंट करते हैं रिकॉल करके, याद करके, तो याद हो जाता है हमेशा, ये उसकी खास बात। अब आपको हमेशा याद रहे, क्या रहेगा? जालंधर, गोरख, चरपट और नागार्जुन। सही बात है। बाकी लोग बताइए ये सही है कि गलत है? क्या मत्स्येंद्र नाथ जो हैं, जो कि गोरखनाथ के गुरु थे, मत्स्येंद्र नाथ जो गोरखनाथ के गुरु, क्या ये सिद्ध थे या नहीं थे? क्या इनको इसमें रखा गया है या नहीं रखा गया है? बाकी लोग बताएं। गोरखनाथ, चरपटिया, जालंधर और नागार्जुन, ठीक है। तो और भी क्या नाम है आपका? नाम है नवेंदु। बताइए क्या मत्स्येंद्र नाथ जो वो सिद्ध थे कि नहीं थे? ये बताइए। अगर सिद्ध थे तब तो ये 5 हो जाएंगे, या तो इसमें नाम गड़बड़। बताइए। गोरखनाथ ने पतंजलि के उच्च लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति को लेकर, नाथ ने पतंजलि के उच्च लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति को लेकर नहीं रखा गया है। सही है। अच्छा, क्या मत्स्येंद्र नाथ नाथ नहीं है? गोरखनाथ ने पतंजलि के उच्च लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति को प्राप्ति प्राप्ति को लेकर हठयोग का प्रवर्तन, वज्रयानी सिद्धों का लीला क्षेत्र, भारत का भारत का पूर्वी भाग था। ठीक है। नागार्जुन, चरपट और जालंधर। अब शुक्ल की बात करें तो शुक्ल जी ने है सर, पर रखा नहीं गया। शुक्ल जी की बात करें तो शुक्ल जी ने नाथों में कितने सिद्धों को नाथों के अंतर्गत माना है? तो एक उसका ट्रिक है, जचना। जचना, जचना का मतलब क्या हुआ? ज का मतलब हो गया जालंधर, चा का मतलब क्या हो गया? चरपट, और ना का क्या हो गया? नागार्जुन। तो शुक्ल जी ने इन तीनों को ही
कहा ये सिद्ध और नाथ दोनों परंपरा में आते हैं। ये फैक्ट जरूर याद रखिएगा कि ये रामचंद्र शुक्ल ने इस बात पे लिखा है। इनका जो क्षेत्र था तो पंजाब ठीक था, जालंधर था और फिर गुजरात तक की जचना, ये इसका ट्रिक है, याद रखिए। योगियों की इस हिंदू शाखा ने योगियों अब देखिए, शुक्ल जी ने इस बात पे गौर किया है। शुक्ल जी ने इस बात पे गौर किया है। क्या किया है? योगियों की इस हिंदू शाखा ने वज्रयानियों के अश्लील एवं विभत्स विधानों से अपने को अलग रखा। विभत्स एवं अश्लील विधानों से अपने को अलग रखा। तो भक्ति के कारण इनमें कुछ श्रृंगारमयी वाणी मिल जाती है। वाणी देखिए साथियों, जो ये कथन मैं आपको लिखाता हूं, मैं आज भी चार ही बता रहा हूं। शुक्ल जी ने तीन माना है, जो मैं वो बता रहा हूं। योगियों के इस हिंदू शाखा में वज्रयानियों विभत्स एवं अश्लील विधानों से अलग रख शाखा ने वज्रयानियों योगियों की इस शाखा ने वज्रयानियों के विभत्स एवं अश्लील विधानों से अलग रखा के कारण श्रृंगारमयी वाणी मिल जाती। ठीक है। एक और कथन, ये वाला कथन और महत्व, ये भी कथन शुक्ल का है, नोट करिएगा। नाथ संप्रदाय के सिद्धांतों ग्रंथों में नाथ वास- वासना के बाह्य विधानों के प्रति उपेक्षा प्रकट की गई। बाह्य
प्रकट की। घट के भीतर ईश्वर को प्राप्त करने पर जोर दिया गया। प्राप्त जोर दिया गया। वेद शास्त्र का अध्ययन व्यर्थ ठहराकर विद्वानों के प्रति वेद शास्त्र का व्यर्थ ठहराकर प्रति विद्वानों के प्रति अश्रद्धा प्रकट की गई है। प्रकट की गई है। तीर्थाटन आदि निष्फल ठहराए गए। आदि आदि गए हैं। उन्होंने कहा भाई इससे कुछ होने वाला है नहीं और इससे कोई काम नहीं बनेगा, तो ऐसा है कि आप इससे फल कह दिए। फल के लिए जाते थे, फल नहीं मिलता है, कहा निष्फल ठहरा। क्या आप लोग का हंसी मजाक कर रहे हैं भाई? पहले इतना हंस ले। अब भाषा के विषय कई बार पूछा गया है। साधु पढ़ी का सहारा लिए पढ़ी बोली मिश्रित राजस्थान शुक्ल जी का कथन है। नाथ पंथियों की भाषा के विषय कथन। नाथ पंथी भाषा एक और कथन है। अब मन नहीं लग रहा है पढ़ने। चलिए ठीक, लास्ट कथन आज का अंतिम कथन। नाथ पंथ के उपदेशों के प्रभाव से कल मैंने एक बात आपके सामने रखी थी। नाथ पंथ का प्रभाव इतना ज्यादा था कि हिंदू और मुस्लिम दोनों इसके कुछ निम्न श्रेणी के मुस्लिम की नाथ पंथ के प्रभाव से
निम्न भी नाथ पंथ में आए, नाथ पंथ में आए, ये सारंगी बजा बजा कर कली में अमर राजा भरथरी के गीत गाते फिरते थे। सारंगी बजा बजा कर अमर राजा भरथरी के गाते, बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है, बहुत महत्वपूर्ण कथन है। रामचंद्र और मैंने कहा था लास्ट कथन है, एक कथन और आपसे ले, ये प्रकरण समाप्त कर, ठीक है? थोड़ा देर और रुक जाइए, थोड़ी देर और ठहरो राम, तमन्ना यही है अभी घर के। चलो थोड़ी देर और ठहर जाओ। अभ्रंश की रचनाओं की परंपरा, अभ्रंश की रचनाओं की परंपरा यहीं समाप्त होती है। विद्यापति के यहां 50-60 वर्ष पश्चात पचास साठ वर्ष बाद देश भाषा के साथ अपभ्रंश के कुछ नमूने पाए जाते। अपभ्रंश की समाप्ति को लेकर जो बात आती है, वो कहां से मानते हैं तारंग और रासो ग्रंथ से। ध्यान रखिएगा, शुक्ल कथन है। तारंगधर और ये बहुत ही महत्व जी कहां से मानते हैं, ये खत्म होता है। आज का अंतिम, एकदम सही, झूठ नहीं बोल रहे हैं, आज का अंतिम।
इससे क्या हो गया, ये अपभ्रंश वाला जो प्रकरण है समाप्त हो जाएगा। जो जो देश भाषा काव्य भाषा की काव्य भाषा गई, त्यों त्यों तत्सम संस्कृत रखने में त्यों त्यों संस्कृत तत्सम रखने रखने का गया। आचार्य शुक्ल का कथन। पहले हम लोग छोटी कक्षाओं में विद्या कसम बहुत खाते थे हर बात पे, जिस पे भी लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होता था, ऐसा लगता था कि हमारी बात में इतना वजन नहीं है, दम नहीं है। कहते थे विद्या जी खा रहे हैं, विद्या जी खा लो, विद्या कसम खा लो। विद्या कसम हम भी खा रहे हैं कि अब इसके बाद कोई कथन नहीं लिखा। ठीक है, आज की क्लास यही तक। अगर आप नए बैचेस से जुड़ना चाहते हैं, हमारे नया बैच हम लोगों ने शुरू किया है इसी टॉपिक से, और नए बैच से जुड़ने के लिए आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 9628 92। अगर आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, तो इस क्लास के बाद कमेंट बॉक्स में व्हाट्सएप का लिंक आपको मिलेगा, आप उस पर क्लिक करके हमारे व्हाट्सएप डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक। ठीक है, तो आज की कक्षा कैसी लगी जरूर कमेंट करके, आप सबके कमेंट्स का रहता है। कल संडे है तो प्रयास करूंगा पब्लिक आके कुछ सॉल्व कराऊं, बढ़िया मजेदार प्रश्न लेके प्रयास करूं। जैसे संडे को एक दिन की छुट्टी है तो थोड़ा आलस आ जाती है, लेकिन आलस्य को भगाने का प्रयास करूं। आज की कक्षा यहीं तक। शिवरात्रि, जाइए खाइए, और मैं भी चलूँ भोजन बनाऊं। आप लोगों को बना बनाया खाना मिल जाता होगा या खुद बनाते हो, तो अकेले बनाना है, अकेले खाना है आपकी क्लास पढ़ाने के बाद। अब चलो भोजन बनाओ, फिर भोजन। ठीक है।